हम इस वीडियो में 29 अक्टूबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। हमारा पहला सवाल है, श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। आपको बताना है श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन क्या है, गो ग्रीन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। तो ये गुजरात की राज्य सरकार ने किया है। ठीक है, गुजरात की राज्य सरकार ने ऐसा किया है। उसी के साथ देखते हैं अपन यहाँ पे गुजरात के मुख्यमंत्री इन्होंने किया ये। तो मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के? भूपेंद्र पटेल। ठीक है, भूपेंद्र पटेल जो है गुजरात के मुख्यमंत्री है। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन जो अभी योजना है, इन्होंने इसका पोर्टल भी लॉन्च किया है और ये योजना भी उन्होंने लॉन्च की है। इस योजना के तहत क्या होने वाला है, संगठित क्षेत्र के कामगार जैसे कि औद्योगिक श्रमिक हो गए को बैटरी से चलने वाले दो पहिया वाहनों की खरीद पर वाहन की कीमत पर 30% से लेकर या 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद देखिए उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ईंधन के बिल को कम करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए क्या है, गुजरात की राज्य की टॉप 5 योजनाएं देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी योजना है ये गुजरात से रिलेटेड। तो देखिए वतन प्रेम योजना जो है ये गुजरात से रिलेटेड करती है। वतन प्रेम योजना जो ये भी कहाँ से, गुजरात से रिलेट करती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे और कौन सी योजना है जो कि गुजरात से बिलोंग करती है। तो देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, ये जो योजना है ये भी कहाँ की है, ये भी गुजरात की है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना गुजरात की। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना जो है ये भी गुजरात से बिलोंग करती है। उसके बाद देखिए उत्सर्जन व्यापार योजना कहाँ से, ये भी गुजरात से। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना ये भी गुजरात से। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम वो जो पहला सवाल है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर अगले सवाल पे पढ़ेंगे। देखिए क्या बताया मैंने आपको, 29 अक्टूबर का सबसे पहला सवाल मैंने आपको बताया, श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। तो गो ग्रीन योजना जो है किसने, गुजरात की राज्य सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने क्या देखे, सीएम देखे यहाँ के, गुजरात के सीएम कौन है, ये है भूपेंद्र पटेल। उसके बाद देखिए यहाँ पे रियायती दरों पर बिजली के दोपहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए जो गो ग्रीन योजना है ये, और इसका पोर्टल भी किसने लॉन्च किया है, जो गुजरात के मुख्यमंत्री उन्होंने लॉन्च किया है। कौन है मुख्यमंत्री, भूपेंद्र पटेल। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है। इस योजना के तहत क्या होने वाला है, जो कि संगठित क्षेत्र के कामगार है जैसे कि औद्योगिक श्रमिक हो गए को बैटरी से चलने वाले दो पहिया वाहनों की खरीद पर वाहन की कीमत पर 30% या 30,000 तक उन्हें सब्सिडी मिलने वाली है। ठीक है, इस योजना में क्या होने वाला है, 30% से लेकर 30,000 रुपये की सब्सिडी उनको मिलने वाली है। उसके बाद इस योजना का मुख्य उद्देश्य अगर हम देखें तो क्या है, ईंधन के बिल को कम करना और वाहनों से होने वाले जो प्रदूषण है उस पर अंकुश लगाना, मतलब प्रदूषण भी जो है इससे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रदूषण कम होगा अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करेंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे गुजरात में कौन सी जो योजनाएं हो अभी तक के लागू हुई है। देखिए वतन प्रेम योजना जो है गुजरात में लागू हुई है। उसके बाद देखिए कौन सी वतन प्रेम बताया मैंने। सेकंड देखते कौन सी है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी कहाँ से, ये भी गुजरात में लागू की गई है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ये भी गुजरात में लागू की गई, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। उसके बाद देखते हैं हम उत्सर्जन व्यापार योजना। उत्सर्जन व्यापार योजना जो है ये भी गुजरात में लागू की गई। उसके बाद क्या है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना ये भी गुजरात में लागू की गई। अभी हम सेकंड सवाल की चर्चा कर लेते हैं। सेकंड सवाल क्या है, देखिए सेकंड सवाल है भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और सुधार के लिए, ठीक है, वोटर में नाम सुधारने के लिए
एक ऐप को लॉन्च किया है। देखिए अभी जैसे जो कि वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट में अगर अभी किसी का नाम अगर गलत रहा, ठीक है, और किसी का नाम अगर उसमें चढ़ा ना रहा, तो हम क्या करते हैं उसमें अभी यहाँ से क्या होंगे, एक ऐप लॉन्च कर दी गई जिससे हम ये काम कर सकते हैं। तो देखिए कौन सी ऐप है, तो उसका नाम है गरुड़ ऐप, ठीक है। गरुड़ ऐप जो है वो लॉन्च की गई है, ठीक है, इसके लिए, जिससे क्या होगा कि भारत निर्वाचन आयोग ने इसको लॉन्च किया है, और जो कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व सुधार के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। उसके बाद यहाँ पे गरुड़ ऐप है, ये आपको नाम याद रखना है चिप के लिए। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, वोटरों की संख्या को दूर करने, ठीक है, वोटरों की समस्या को, जो वोटर्स है उनकी समस्या को दूर करने और उनके आवेदन का ऑन द स्पॉट ऑनलाइन करने का कार्य जो है गरुड़ ऐप के माध्यम से किया जाएगा। उसके बाद देखिए वोटरों की समस्या को दूर करने व उनके आवेदन को ऑन द स्पॉट ऑनलाइन करने का कार्य जो है गरुड़ ऐप के द्वारा होगा, ठीक है, गरुड़ ऐप के माध्यम से होगा। उसके बाद देखते हैं इस गरुड़ ऐप को भारत निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, इस गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आया, तो इसके बारे में हम जानकारी देख लेते हैं क्या क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको क्या कहा जाता है हिंदी में, भारत निर्वाचन आयोग। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है, इसलिए इसको क्या होते हैं 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। सुशील चंद्र जो है, सुशील चंद्र कौन है? सुशील चंद्र भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है। उसके बाद देखिए साथ ही साथ दो अन्य चुनाव आयुक्त भी है यहाँ पे। कौन कौन है वो? श्री राजीव कुमार और दूसरे अनूप चंद्र पांडे। तो आपको सबसे पहले तो सुशील चंद्र का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद ये जो दो है ये बाई चांस आने के चांस है, ठीक है, तो इनको भी आपको याद रखना है। अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री राजीव कुमार और दूसरे श्री अनूप चंद्र पांडे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे, देखिए पहले दूसरा सवाल को रिवाइज कर लेते हैं, फिर तीसरे सवाल पे हम बढ़ेंगे। देखिए दूसरा सवाल मैंने क्या बताया था आपको, भारत निर्वाचन आयोग ने क्या किया है, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व सुधार के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम आपको बताना है, तो गरुड़ ऐप, ठीक है, गरुड़ ऐप जो है लॉन्च की गई है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे वोटरों की समस्या को दूर करने व उनके आवेदन को ऑन द स्पॉट ऑनलाइन करने का कार्य जो है गरुड़ ऐप के माध्यम से किया जाएगा। देखिए गरुड़ ऐप के माध्यम से क्या होगा, जो भी आवेदन करना रहा और अगर उनके इसमें एडिट वगैरह करना रहा फॉर्म में, तो वो सब कुछ अभी इस ऐप के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है। अभी वोटरों की समस्या को दूर करने के लिए मतलब ऑन द स्पॉट ऑनलाइन करने का कार्य जो है गरुड़ ऐप के माध्यम से होने वाला है, ठीक है। वोटरों की समस्या हो गई। उसके बाद गरुड़ ऐप जो है ये किसने लॉन्च किया है, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर आया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। देखिए इसे कहा जाता है भारत निर्वाचन आयोग। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को इसके, इसलिए 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर इसका? नई दिल्ली में। और चीफ इलेक्शन कमीशन के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुशील चंद्र। साथ ही साथ आपको दो लोग का नाम और याद रखना है, जो कि अन्य चुनाव आयुक्त कौन है, श्री राजीव कुमार और दूसरे श्री अनूप चंद्र पांडे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल क्या दिया गया है, 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है, 67 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है नेशनल फिल्म 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है, ठीक है, किसे मिला है? सबसे मतलब क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 67 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है? तो देखिए मनोज वाजपेयी है, उसके बाद और धनुष, इन दोनों को क्या मिला है, इन दोनों को खिताब मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे? देखिए पहले तो है मनोज वाजपेयी और दूसरे कौन है? धनुष, ठीक है, ये दोनों को मिला है। उसके बाद देखिए एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए 67 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में भोसले, जो कि हिंदी मूवी है, के लिए मनोज वाजपेयी को, और देखिए दूसरा असुरन तमिल, ठीक है, असुरन क्या है? तमिल, ठीक है, असुरन क्या है? तमिल के लिए धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है, ठीक है। असुरन जो कि तमिल मूवी है उसके लिए किसे? धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी रही, तो मरक्कर, जो कि लायन ऑफ द अरेबियन सी मलयालम मूवी है, इसको क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब मिला है। उसके बाद मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है, तो सबसे
फिल्म फ्रेंडली स्टेट रहा अपना सिक्किम, ठीक है। फिर फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है? तो यह है सिक्किम। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है अपनी छिछोरे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? देखिए पंगा, जो कि हिंदी हिंदी है। उसके बाद और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, हिंदी के लिए कंगना रनौत को मिला है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। उसके बाद देखिए 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है रजनीकांत जी को, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट सवाल आ रहा है यहाँ पे, तो पहले तीसरा सवाल फिर से देख लेते हैं क्या है। तो देखिए 67 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है? देखिए मनोज वाजपेयी और धनुष, इन दोनों को मिला है। उसके बाद मैंने बताया कि मनोज वाजपेयी को किस लिए मिला? 67वें फिल्म पुरस्कार 2021 में भोसले हिंदी मूवी के लिए जो मनोज वाजपेयी उनको मिला। उसके बाद असुरन जो कि तमिल मूवी है उसके लिए धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी रही? मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी, मलयालम मूवी है, ये क्या रही? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। उसके बाद देखिए मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है? सिक्किम है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। उसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें तो कौन सी है? छिछोरे, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी? छिछोरे। उसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? पंगा, जो कि हिंदी, और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, हिंदी के लिए कंगना रनौत को मिला है, ठीक है। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है रजनीकांत जी को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चौथा सवाल, देखिए क्या है। श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस, श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस, देखिए वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, ठीक है। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2021 कब मनाया गया है? कब मनाया गया? ये 27 अक्टूबर को, ठीक है। कब मनाया गया? 27 अक्टूबर को। इससे रिलेटेड जो है एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं। देखिए विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस जो है, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन यूनेस्को द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका आयोजन किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। देखिए ये जो डे है वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज जो है हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन यूनेस्को द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिकॉर्ड किए गए ध्वनि और दृश्य दस्तावेजों को के महत्व और संरक्षण जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। जो भी अपन ने रिकॉर्ड करके रखे हैं, जो भी ध्वनि रहा, कोई दृश्य श्रव्य रहा, तो उन्हें मतलब क्या बहुत अच्छी तरीके से उसको महत्व और संरक्षण जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2021 की थीम की अगर हम बात करें तो कौन सी है थीम इसकी? विश्व के लिए आपकी खिड़की, योर विंडो टू द वर्ल्ड, ठीक है। विश्व के लिए आपकी खिड़की, योर विंडो टू द वर्ल्ड, ये इसकी थीम है 2021 की। देखिए टॉप 5 दिवस देख लेते हैं। अभी जो टॉप 5 दिवस है पिछले वाले वही देख लेते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय हिम तो तेंदुआ दिवस जो है, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे जो है, ये 23 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सवाल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हकलाना दिवस। देखिए अंतर्राष्ट्रीय हकलाना दिवस जो यो इंटरनेशनल स्लटरिंग अवेयरनेस डे, ये जो है 2021 का 22 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है। 22 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस। उसके बाद देखिए मूल दिवस की अगर हम बात करें तो मूल दिवस जो है 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, तो ये कब? यूनाइटेड नेशन डे जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो डे अभी जो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए 23 देखिए इस क्वेश्चन को अब हम रिवाइज करने वाले, फिर से नेक्स्ट सवाल पे बढ़ेंगे। देखिए हमारा चौथा सवाल है ये। चौथा सवाल को एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। तो देखिए चौथा सवाल क्या है? हाँ, श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस जो है 2021 कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? ये 27 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? इसमें मैंने आपको बताया विश्व श्रव्य दिवस विरासत दिवस जो है वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज हर साल क्या 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। दिवस को किसने आयोजित किया है? ये आयोजन किसने किया? यूनेस्को द्वारा किया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? तो जो रिकॉर्ड किए गए ध्वनि और दृश्य दस्तावेज है के महत्व और संरक्षण जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 2021 की थीम हमने देखी विश्व के लिए आपकी खिड़की, द योर विंडोज टू द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखे यहाँ पे? कौन से डे अभी तक के हुए उनको डिस्कस किए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस जो है 23 अक्टूबर को मनाया गया। साथ ही साथ देखिए मैंने और आपको क्या बताया? अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस ये कब? 22 अक्टूबर को मनाया गया। उसके बाद मूल दिवस ये भी 23 अक्टूबर को मनाया गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस और पोलियो डे जो है ये दोनों जो है 24 अक्टूबर को मनाए गए, ठीक है। देखें अभी पांचवा सवाल हमारा क्या दिया गया है? डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में, ठीक है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन 2021 में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है महिला सिंगल का खिताब? अकाने यामागुची, ठीक है। अकाने यामागुची इन्होंने जीता है। ये कहाँ से? जापान से, ठीक है। ये कहाँ से? जापान से।
ठीक है। इन्होंने जो महिला सिंगल का खिताब है वो जीता है, ठीक है। तो देखिए अभी इनके बारे में जान लेते हैं और कुछ चीज़ें। जापान की अकाने यामागुची जो है ने पहला महिला वर्ग में अपना दूसरा खिताब आन आन सेयोंग जो कि दक्षिण कोरिया से उनको हराकर जीता है। उसके बाद देखते हैं अपन कौन कौन क्या क्या जीता, कैसे कैसे जीता। देखिए मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है, विक्टर एक्सेलसन, ठीक है। विक्टर एक्सेलसन इन्होंने नहीं किया, केंटो मोमोटा जो है जो कि वर्ल्ड चैंपियन है। केंटो मोमोटा जो कि जापान से ये वर्ल्ड चैंपियन है, तो इनको हराया है, ठीक है। डेनमार्क के ये कौन, मेन सिंगल का खिताब विक्टर एक्सेलसन और डेनमार्क से इन्होंने हराया किसको, केंटो मोमोटा जो कि जापान से है, ठीक है। महिला सिंगल का खिताब अकाने यामागुची, अभी बताया मैंने आपको, ये जापान से है। इन्होंने अकाने यामागुची ने महिला सिंगल का खिताब जीता है डेनमार्क ओपन का, ठीक है। उसके बाद देखिए मेंस डबल का खिताब किसने जीता है, मेंस डबल का खिताब जो है ये जापान से दोनों कौन, ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी, ठीक है। ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी इन्होंने क्या जीता है, मेंस डबल का खिताब। महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है, हुआंग डोपकिंग और तीसरे झेंग यू जो कि चीन से है, इन्होंने जीता है महिला डबल का खिताब। मिक्स डबल का खिताब देखेंगे अगर कौन है, यूटा वातानाबे, ठीक है। यूटा वातानाबे और अरिसा हिक्सिनो जापान से, ठीक है, इन्होंने जीता है। उसके बाद देखिए 5वां सवाल हम फिर से रिवाइज करते हैं, सभी 6ठे सवाल पे जाने वाले। देखिए 5वां सवाल मैंने क्या बताया आपको, डेनमार्क ओपन बैडमिंटन का 2021 महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है अकाने यामागुची जो कि जापान से है, ठीक है। उसके बाद देखिए जापान से अकाने यामागुची है। महिला वर्ग का दूसरा खिताब आन से योंग, इनको हराया इन्होंने, ठीक है, जो कि दक्षिण कोरिया से। उसके बाद देखते हैं डेनमार्क ओपन 2021 के सभी विजेताओं की सूची देखते हैं अपन। अभी देखिए मेन सिंगल का किसने जीता है, विक्टर एक्सेलसन ने जीता है, जो कि केंटो मोमोटा को उन्होंने हराया है। केंटो मोमोटा वर्ल्ड चैंपियन है जो कि जापान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और ये जो है ये महिला सिंगल का खिताब अकाने यामागुची ने जीता जो कि जापान से है। मेंस डबल का ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी जापान से। महिला डबल का खिताब हुआंग डोपकिंग और झेंग यू चीन से। उसके बाद मिक्स डबल का खिताब यूटा वातानाबे और अरिसा हिक्सिनो जापान से। उसके बाद देखिए 6वां सवाल, क्या दिया गया है, भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, ठीक है। सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया आपको बताना है, तो ये किया गया नैनीताल में जो कि उत्तराखंड में, यहाँ पर उसका उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान केंद्र के नैनीताल जिले में लालकुआ के एक सुगंधित उद्यान खोला गया है। यह उद्यान 3 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है, तथा इसमें 140 विभिन्न सुगंधित पौधों की प्रजातियां है। और देखिए यहाँ पे और क्या है सुगंधित पौधों के साथ साथ इसमें 24 तुलसी की प्रजातियां जो कि अभी विलुप्त होने के कगार पर है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें उनको क्या करना है, अभी एरोनॉटिक गार्डन की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो कि तुलसी और अश्वगंधा के जो पौधे हैं उनको उनकी प्रजातियों को संरक्षित करना, ठीक है। अभी तो विलुप्त होने के कगार पर है, लेकिन अभी उनको संरक्षित करने का कार्य करने वाले हैं, ठीक है, लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में, ठीक है। देहरादून गैरसैंण इसकी राजधानी है, ठीक है। देहरादून और गैरसैंण 2 राजधानी है इसकी उत्तराखंड की। उसके बाद देखते हैं पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री। गुरमीत सिंह जो है ये गवर्नर है। राघवेंद्र सिंह चौहान जो है मुख्य न्यायाधीश है। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। उसके बाद तिब्बत और नेपाल, ये 2 देशों से सीमा लगती है। 5 राज्यसभा सीटें हैं कितने, देखिए लोकसभा 5 है, राज्यसभा 3 है, विधानसभा 71 सीटें है। देखिए यहाँ पे उत्तराखंड में देखिए इतने सारे जिले, ये सब जिला पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी है, मैं इसको पढ़ के नहीं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे कौन से नेशनल पार्क है, ये देखिए नेशनल पार्क कौन से है। यहाँ पे जो मेन नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अभी इसका नाम चेंज किया गया है, इसका नाम क्या किया गया है, नया नाम, इसका नाम है अभी रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसे कहा जाता है। इसे हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। भारत का सबसे पुराना बोलेंगे राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड में के प्रमुख नेशनल पार्क है। भारत का सबसे ऊंचा बांध बोलेंगे अगर तो टिहरी बांध है, जो कि कौन सी नदी पर है, वो भागीरथी नदी पर है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्थित है, उसके बाद उत्तराखंड में यह स्थित है। उसके बाद उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, ठीक है, और यमुनोत्री से क्या यमुना नदी निकलती है, ठीक है। यहाँ पे क्या उत्तराखंड में गंगोत्री भी है और यमुनोत्री भी है, तो इन दोनों से क्या, एक तो गंगा पहले वाली से, दूसरे से यमुना नदी जो है उसका उद्गम स्थल है। उसके बाद नंदा देवी पर्वत जो है ये कहाँ पर है, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। देखिए चिपको आंदोलन जो है
पेड़ों को काटने से संबंधित ये आंदोलन था, तो ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था? ये उत्तराखंड राज्य से हुआ था। ठीक है, अभी देखिए ये नेक्स्ट सवाल आ रहा है कि यहाँ पे, तो हम छठवां सवाल फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या मैंने बताया आपको उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसका छठवां सवाल देखिए क्या बताया। देखिए इसमें छठवां सवाल देखिए, भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर? नैनीताल उत्तराखंड में किया गया है। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड विभाग ने अनुसार नैनीताल जिले में लाल कुआं के सुगंधित उद्यान को खोला गया है। इसमें क्या होता है, 3 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, 3 एकड़ में फैला होता है। इसमें 140 विभिन्न सुगंधित पौधे की प्रजातियाँ आपको मिलेंगी, और यहाँ पे 24 जो है तुलसी की भी प्रजातियाँ मिलेंगी, लेकिन अभी वो विलुप्त होने के कगार पर है। तो इसका उद्देश्य क्या हमें, देखिए उद्देश्य तुलसी तथा सुगंधा जो पौधे हैं इनकी प्रजातियों को संरक्षित करना। ठीक है, और इनके महत्व को लोगों को बताना, ये इसका उद्देश्य है। उसके बाद हमने क्या क्या देखे यहाँ पे, उत्तराखंड की स्थापना देखी हमने 9 नवंबर 2000 में हुई थी। उसकी राजधानी देखे देहरादून और गैरसैंण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखे। उसके बाद गुरमीत सिंह गवर्नर देखे। राघवेंद्र सिंह चौहान ये मुख्य न्यायाधीश देखे हमने। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य देखे, कौन कौन? उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हमने कौन से 2 राज्य डिस्कस किए, एक तिब्बत और दूसरा नेपाल। तिब्बत जो है चीन का पार्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे झीलें देखे, झीलें देख लीजिएगा, बहुत सारी झीलें, इतना सारा पढ़ने में बहुत टाइम चले जाएगा। उत्तराखंड के नेशनल पार्क देखे हमने, जिम कॉर्बेट जो कि जिसका नया नाम क्या, रामगंगा नेशनल उद्यान अभी इसका नाम है। हिली नेशनल पार्क इसे कहा जाता है। इसे सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, स्थापना हुई थी 1936 में, और ये उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है उत्तराखंड में। गोविंद पशु विहार और उद्यान सभी उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद हमने देखे भारत का सबसे ऊंचा जो टेहरी बांध है वो कहाँ पर है? वो भी उत्तराखंड में। और कौन सी नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। उसके बाद देखिए हमें जो गंगा नदी होती है जिसका उद्गम स्थल गंगोत्री है, और दूसरा देखिए यमुना नदी जिसका उद्गम स्थल यमुनोत्री है। ये जो दोनों जो है ये कहाँ पर है? ये सब तो उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी ये हो गया। उसके बाद भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध मैंने बता दिया। उसके बाद गंगोत्री और यमुनोत्री के बारे में बता दिया। नंदा देवी पर्वत जो ये भी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो देखते हैं अभी चिपको आंदोलन जो है, जो पेड़ों को काटने के लिए बचाने के लिए, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था। तो ये आंदोलन कहाँ से शुरू, कहाँ किस राज्य से हुआ था? तो ये भी कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी भारतीय मूल की, 7वां प्रश्न है हमारा। 7वां सवाल देखते हैं, भारतीय मूल की राजनेता अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है? ठीक है, अभी देखिए अनीता आनंद भारतीय मूल की है ये, और ये क्या हुई है? अभी रक्षा मंत्री बनी है। कौन से देश की रक्षा मंत्री बनी है आपको बताना है। देखिए ये कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है। देखिए कनाडा की बनी है। देखते हैं इनके बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट देखते हैं, भारतीय मूल की राजनेता अनीता आनंद कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है। ठीक है, ये क्या, कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है अनीता आनंद। अनीता आनंद जो है किसकी जगह लेने वाली है? तो हरजीत सिंह। ठीक है, यहाँ पर अभी कौन है डिफेंस मिनिस्टर? तो ये है हरजीत सिंह, हरजीत सज्जन जो है यहाँ पर अभी डिफेंस का काम कर रहे हैं। अभी वहाँ पर कौन जाने वाली है? अनीता आनंद। ये क्या है? भारतीय मूल की, अभी कनाडा की क्या बनी है? डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कनाडा के बारे में जान लेते हैं। कनाडा आया है तो देखिए कनाडा जो है, कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, उत्तर अमेरिका में ये स्थित है। उसके बाद कनाडा की राजधानी बोलेंगे तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। ठीक है, कनाडा की करेंसी की बात करें तो कैनेडियन डॉलर। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के कौन है? प्रधानमंत्री। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर विश्व का दूसरे सबसे बड़ा देश अगर बोलेंगे तो कनाडा। तो पहला कौन है? रूस, रशिया। उसके बाद विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो सबसे लंबी सीमा वाला देश भी है कनाडा। ठीक है, उसके बाद देखते 18वीं सदी पुरानी देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश ने भारत को लौटाई है? तो देखिए अन्नपूर्णा वाली जो मूर्ति है ये कनाडा में मिली है, तो उन्होंने भारत को लौटा दी है। ठीक है, उसके बाद देखते 49 जो पैरेलल समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो देखिए 49 पैरेलल जो रेखा है कनाडा और अमेरिका के सीमा पे स्थित है। उसके बाद कनाडा की संसद का नाम, देखिए अपनी संसद का नाम याद कर रख लीजिए। इनके हो गया जंग, इनका भी क्या है? पार्लियामेंट है। संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। ठीक है, तो देखिए अपन अभी 7वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल आ रहा है अपने सामने, तो 7वें सवाल को पहले देख लेते हैं। भारतीय मूल की राजनेता अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है? तो किस देश की बनी है? कनाडा देश की बनी है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा, यहाँ पे देखिए रिलेटेड हम पॉइंट्स देखते हैं। भारतीय मूल की राजनेता अनीता आनंद कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है। अनीता आनंद जो है हरजीत सज्जन की जगह लेने वाली है,
और साथ ही साथ देखिए कनाडा के बारे में हमने देखे, महाद्वीप कौन सा है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ओटावा राजधानी, कैनेडियन डॉलर इसकी करेंसी है। जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री है और ये दूसरा सबसे बड़ा देश है। जो कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, पहले तो रूस, रशिया जो कि एशिया महाद्वीप में है और यूरोप महाद्वीप दोनों में मिक्सअप में है। उसमें देखिए विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला जो देश है वो भी हम कनाडा को बोलेंगे। उसके बाद देखिए 18वीं सदी पुरानी अन्नपूर्णा की मूर्ति मिली है वहाँ पे, तो उन्होंने इंडिया को लौटा दी है। ठीक है, कनाडा देश है उसने लौटाई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 49 समांतर रेखा जो है किन दो देशों के बीच है, तो ये देखिए कनाडा और अमेरिका के बीच में 49 पैरेलल। ठीक है, 49 पैरेलल। उसके बाद देखिए कनाडा की संसद का नाम, देखिए कनाडा की संसद का नाम है पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट अभी 8वां सवाल है हमारा। 8वां सवाल डिस्कस कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कौन सी कंपनी बनाएगी। ठीक है, भारत देखिए इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कौन सी कंपनी बनाएंगी, देखिए ये नाम है गेल, GAIL। ये इंडिया की कंपनी है, ये बनाने वाली है। ठीक है, इसके बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल जो कि इंडिया लिमिटेड, ये क्या करने वाली है, देश का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बनाने का संयंत्र लगाएंगी। ठीक है, हरित हाइड्रोजन बनाने का संयंत्र लगाने वाली है कौन सी कंपनी है, तो गेल कंपनी आपको याद रखना है। कार्बन मुक्त ईंधन के साथ साथ प्राकृतिक गैस कारोबार को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संयंत्र को लगाने की योजना जो है बनाई गई है। इस कंपनी जो है 10 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर बनाने पर विचार कर रही है, जो कि रोजाना 4.5 टन हरित हाइड्रोजन पैदा करने के में सक्षम है। देखिए ये क्या करने वाली है, 10 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर बनाने पर विचार कर रही है, जिससे क्या होगा कि जिससे 4.5 टन हरित हाइड्रोजन जो निर्माण किया जा सकेगा। उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप बोलेंगे तो कौन सा है, नदी द्वीप सबसे बड़ा माजुली द्वीप है, जो कि आसाम में शायद से है। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य देखेंगे तो कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बोलेंगे तो ये कौन सा है, तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क, सबसे बड़ा चिड़ियाघर। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला, देखिए यह है लेह जिला है, जो कि कच्छ गुजरात में स्थित है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे देखिए 9वां सवाल आ रहा है, तो हम पहले 8वें सवाल को पूरा रिवाइज मार लेते हैं। देखिए भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कौन सी कंपनी बनाएंगी, तो कौन सी कंपनी बनाएंगी, गेल कंपनी बनाने वाली है, जो कि इंडिया से। उसके बाद देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल जो है लिमिटेड देश का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बनाने का संयंत्र लगाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कार्बन मुक्त ईंधन के साथ साथ प्राकृतिक गैस कारोबार को बढ़ावा लेने के लिए हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की योजना बनाई गई है, जिसमें 10 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर बनाने पर विचार किया गया है, जिसमें रोजाना 4.5 हरित का हाइड्रोजन पैदा करने में सक्षम होंगी। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हमने देखे हेमिस नेशनल पार्क, माजुली द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप। उसके बाद हमने राजस्थान सबसे बड़ा राज्य देखा और सबसे बड़ा चिड़ियाघर देखा वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क। साथ ही साथ हमने सबसे बड़ा जिला भारत का लेह जिला, जो कि कच्छ गुजरात में। ठीक है, अभी हम 9वां सवाल देखते हैं। ये देखिए हमारा 8वां सवाल हो चुका है, अभी हम 9वें सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए 9वां सवाल क्या है हमारा, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बिल के नए अध्यक्ष बने, उनका नाम आपको बताना है। देखिए यहाँ पे केवी कामत जो है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल के नए अध्यक्ष बने, बस इतना ही याद रखिए केवी कामत का नाम। उसके बाद देखिए 10वां सवाल है आज का हमारा, 28 अक्टूबर 2021 को जूडो के पिता कहे जाने वाले कानो जिगारो की कौन सी जयंती मनाई गई, तो कौन सी जयंती मनाई गई, यहाँ पे 161वीं जयंती उनकी मनाई गई। ठीक है, तो देखते हैं अभी उनका जन्म कब हुआ था, 28 अक्टूबर 1860 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मिकेज में हुआ था। ठीक है, 28 अक्टूबर 2021 को जापानी शिक्षक और एथलेटिक है ये कानो जिगारो की 161वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म कब हुआ था, 28 अक्टूबर 1860 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मिकेज में हुआ था। ठीक है, इन्हें जूडो के पिता के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें जूडो के पिता भी कहा जाता है। उसके बाद जूडो एक पारंपरिक कुश्ती का खेल होता है। ठीक है, कि जो इसमें क्या होता है कि जुजुत्सु से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, जुजुत्सु से लिया गया है। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ द्वारा विश्व जूडो दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि खेल के मूल्य को बढ़ावा देना। ठीक है, 28 अक्टूबर को मनाया जाता है जूडो के महासंघ द्वारा इसको विश्व जूडो दिवस जो मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, खेल के मूल्य को बढ़ावा देना। 2021 की थीम देखें अगर तो क्या है, सॉलिडेरिटी इसकी थीम है 2021 की। ठीक है, तो देखिए उसको पहले देख लेते 10वें सवाल को, फिर रिवीजन सेशन देखने वाले हम। देखिए यहाँ पे क्या है,
28 अक्टूबर 2021 को जूडो के पिता कहे जाने वाले कान्हो जिगारो की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 161वीं जयंती मनाई गई। हमने इसमें और क्या क्या देखा। इनका जन्म कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1860 को इनका जन्म हुआ था, मिकेज में हुआ था। और इनकी 161वीं जयंती मनाई गई अभी। और कान्हो जिगारो कौन थे? एक शिक्षक थे, जापानी शिक्षक और एथलीट थे। उसके बाद इन्हें जूडो के पिता के नाम से भी जाना जाता था। जूडो मतलब क्या है? कुश्ती का एक खेल है जिसमें जुडोत्सु से लिया गया ये। उसके बाद देखिए 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ द्वारा विश्व जूडो दिवस जो मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है खेल के मूल्यों को बढ़ावा देना। 2021 की थीम देखे हमने सॉलिडेरिटी 2021 की थीम है। अभी देखते रिवीजन देख लेते हैं हमने, जो भी 10 सवालों पर ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन देखे हमने। अभी यहाँ पे हम शॉर्ट में उसका क्विज टाइप अभी इनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहला सवाल क्या था? श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के गो ग्रीन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये किया है गुजरात की राज्य सरकार ने। ठीक है, भूपेंद्र पटेल जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उन्होंने पोर्टल भी लॉन्च किया है। देखिए भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट, ठीक है, वोटर लिस्ट नाम, देखिए वो पोर्टल वाला इसमें होगा शायद वो वाला आंसर। देखिए गरुड़ ऐप जो है ये क्या किया गया है? भारत निर्वाचन ने वोटर लिस्ट के नाम जोड़ने पर सुधार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा, जो नए अगर कोई आवेदन करने वाले हैं, वोटिंग में नाम डालने वाले हैं, तो इससे किया जाएगा। और जो भी अगर एडिट करना रहा उनको उनके इलेक्शन कार्ड में, तो वो भी गरुड़ ऐप के माध्यम से किया जाएगा। ऑन द स्पॉट उनका मतलब वहाँ पे किया जाएगा अगर कोई नया आवेदन करना है तो ऐप के द्वारा। उसके बाद देखिए 2 सवाल हो गए हमारे। तीसरे सवाल पे बढ़ते। तीसरा सवाल क्या था हमारा? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है? तो मनोज वाजपेयी जी को मिला है और धनुष को मिला है। ठीक है, इन दोनों को मिला है। श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस जो है 2021 कब मनाया गया है? कब मनाया गया? 27 अक्टूबर को मनाया गया। देखिए डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ये अकाने यामागुची। ये कहाँ से? ये जापान से। ठीक है, इन्होंने जीता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम, भारतीय मूल की राजनेता अनीता आनंद को किस देश की रक्षा मंत्री बनी है? किस देश की बनी है? कनाडा की बनी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कौन सी कंपनी बनाएंगी? तो ये गेल कंपनी बनाने वाली है। ठीक है, इसमें देखिए नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं डेवलपमेंट बिल के नए अध्यक्ष कौन बने? केवी कामत बने। 28 अक्टूबर 2021 को जूडो के पिता कहे जाने वाले जिगारो की कौन सी कान्हो जिगारो, इनकी कौन सी जयंती मनाई गई? तो 161वीं इनकी जयंती मनाई गई। वो क्या शिक्षक और एथलीट थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे स्टैटिक जीके के सवाल। देखिए मोम क्या है? वैक्स क्या है? अल्डिहाइड है। ठीक है, क्या है? मोम मतलब वैक्स होता है, जिसे अल्डिहाइड कहा जाता है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? सी राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र पार्टी के क्या थे? संस्थापक थे। तीसरा देखते हैं अभी क्या है? अरविंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले में जुड़ा है? तो अलीपुर षड्यंत्र में इनका नाम जुड़ा है, अरविंदो घोष का। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। क्षुद्र ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो देखिए एक वो मंगल ग्रह है, मार्स, और दूसरा है जुपिटर। इनके बीच में जो गैप है वहाँ पर ये एस्ट्रॉइड जो है वो चक्कर लगाते हैं। उसके बाद देखिए विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? देखिए विक्रम संवत जो है 58 ईस्वी पूर्व से 57 तक प्रारंभ हुआ था। उसके बाद ये शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो देखिए शक संवत का जो शासन सम्राट के शासनकाल में होता 78 ईस्वी सन में हुआ था। और कौन था? कनिष्क था। कनिष्क दूसरा सम्राट था उस वक्त। देखिए नूरजहाँ किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? देखिए नूरजहाँ जो है ये जो है जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, नूरजहाँ कौन थी ना? जहांगीर की पत्नी थी। उसके बाद देखिए अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में 1837 में किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? देखिए हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो यहाँ पे आंसर दिया गया 1532, लेकिन ये शायद गलत आंसर है। आपको इसको वेरीफाई करना होगा, क्योंकि देखिए हुमायूं जो है शायद 1530 में ही मर गया था, लेकिन यहाँ पे 1532 अपने को ईयर दिया गया है। तो ये शायद क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। देखिए पूरा करंट अफेयर जो मैंने आपको बता दिया, अपना जो 29 अक्टूबर का जितना भी करंट अफेयर्स था पूरा स्टैटिक जीके के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक्स, बाय।